बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मई 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि मुकेश सहनी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल जंगल राज नहीं बल्कि गरीबों के लिए मंगल राज था। बिहार को उनके जैसे सीएम की जरूरत है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल सही मायने में गरीबों के लिए मंगल राज था। उन्होंने कहा कि जो गरीब जमीन पर बैठते थे उस दौर में उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। मुकेश सहनी ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर के लालू प्रसाद यादव को नेता माना और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने तो न केवल यादव जाति के लोगों को फायदा हुआ बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। जहां उन्होंने कहा है कि जिनको जमीन से उठ करके कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलता था उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि जो हम लोगों पर राज करता था अब उन्हें तकलीफ हुई है, तब उसने उस दौर को जंगल राज का नाम दे दिया जबकि गरीबों के लिए वह मंगल राज था। या मुकेश सहनी ने कहा है कि सही अर्थों में आज जंगल राज है। आज आपका कोई सुनने वाला नहीं है। थाना प्रखंड कार्यालय में निषादों गरीबों पिछड़ों की नहीं सुनी जाती है, गाली दे दी जाती है। अगर जमीन का म्यूटेशन भी कराना हो तो फिर 2 महीने घूमना होगा और रिश्वत देनी होगी। ऐसी स्थिति में अब खुद तय कर ले कि आज जंगल राज है या नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज जंगल राज है या फिर पहले लालू के जमाने में जंगल राज था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और फिर सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए बड़ी पहल की गई है। जहां राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के साथ कुल 4,415 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत बिहार में प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना तैयार की गई है, जिससे राज्य के यानी कि बिहार के लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। जब प्रस्तावित परियोजनाओं का उद्देश्य संस्थागत क्षमता निर्माण के स्तर से प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं विकास तथा कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। राजद और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच राजद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर तीखा हमला बोला है, जब पार्टी ने एक पोस्टर जारी करके विजय सिन्हा को मंदबुद्धि और बुर्बक करार दिया है। राजद ने यह आरोप लगाया है कि विजय सिन्हा के पास बैल से भी कम बुद्धि है और वह बिना किसी काम के बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। राजद का कहना है कि जब तक तेजस्वी यादव उन्हें जानकारी नहीं देते तब तक वे शहीदों को श्रद्धांजलि देने तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन में निर्बुद्धि नेताओं की भरमार है और सिर्फ तेजस्वी ही बिहार के एकमात्र सक्षम नेता है। राजद ने पोस्टर में विजय सिन्हा की तस्वीर भी लगाई है और जिसमें लिखा है कि यह है बुर्बक विजय सिन्हा, भारत जलाओ पार्टी का नमूना नंबर 1। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री है, इनका काम बकैती करना है और उनकी बुद्धि बैल से भी कम है। जब पोस्टर में आगे लिखा गया है कि ये घोंचू उप मुख्यमंत्री शहीद को सम्मान देने नहीं पहुंचते हैं और पूछने पर कहते हैं कि तेजस्वी ने नहीं बताया। दरअसल हाल ही में भारत पाकिस्तान चुनाव के बीच बिहार के 4 जवान शहीद हो गए थे। जब शहीदों के पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया था, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। इस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था, जिसके बाद विजय सिन्हा ने इस पर सफाई दी कि उन्हें जानकारी नहीं मिली थी, जिसके कारण वे एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। दोस्तों राहुल गांधी की बिहार दौरे को शत्रुघ्न सिन्हा ने सफल बताया है। जहां आपको बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दरभंगा की सभा पर सियासत घमासान मचा हुआ है। जब प्रशासन की अनुमति नहीं के बावजूद भी उन्होंने अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों को संबोधित किया। जबरन कार्यक्रम करने पर राहुल गांधी सहित 20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को घेर रहा है। वहीं पर टीएमसी और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डोटू कहा है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। राहुल गांधी की गलती क्या है? जब कांग्रेस नेता दलित पिछड़ों के संवाद करने गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि कहावत है, जब ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। राहुल गांधी का बिहार दौरा सफल रहा। मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेस सांसद की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी पिछड़े दलित समाज के लोगों से बात करने गए थे, क्या बात करना गलत है? मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेस नेता की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है।
दोस्तों किसानों के लिए इस बार राहत की खबर सामने आई है। ना तो धान का बिचड़ा सूखेगा और न ही बुआई के समय खेतों में नमी की कमी होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल मानसून समय पर या फिर उससे 2-4 दिन पहले ही दस्तक दे सकता है। या शुरुआत में ही झमाझम बारिश की संभावना है, जिससे धरती तरबतर हो जाएगी। या समय पर वर्षा होने से खेती बाड़ी लहलहाएगी और फिर किसान खुशहाल होंगे। या समय से मिले पानी के कारण उत्पादन बेहतर और बम्पर होगा। जब पिछले वर्षा में बिहार में मानसून की स्थिति बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबूर के ग्रामीण अनुसार मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का कहना है कि देश में मानसून इस बार सामान्य समय से 4 दिन पहले यानी कि 27 मई को केरल पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरल में दस्तक देता है। बिहार में इसके 13 से 15 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। जब पिछले साल ये 20 जून को 5 दिन की देरी से पहुंचा था और सामान्य से 20% कम वर्षा हुई थी। 2013 में मानसून समय से 1 दिन पहले यानी कि 22 जून को बिहार में आया था, लेकिन फिर भी 23% कम वर्षा हुई थी। वहीं पर 2020 से 2022 के बीच मानसून 13 जून को ही आया था। बिहार में मानसून के दौरान सामान्य वर्षा का औसत 1272 मिलीमीटर है। दोस्तों क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ गया है? जब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने यह बड़ा बयान दिया है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर के चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वे इस बात को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि विपक्षी दलों का ये गठबंधन अब भी पूरी तरीके से एकजुट है। पी चिदंबरम ने ये बात सलमान खुर्शीद और फिर मृत्युंजय सिंह यादव की किताब कटन किताब के विमोचन के मौके पर कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ गया है। राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जैसा मृत्युंजय सिंह यादव ने कहा है। उन्हें लगता है कि गठबंधन अब भी बरकरार है, लेकिन इसको लेकर के मैं आश्वस्त नहीं हूँ। ये केवल सलमान खुर्शीद है जो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के लिए बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा थे। अगर गठबंधन पूरी तरीके से बरकरार है तो फिर मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन पता चलता है कि ये कमजोर पड़ गया है। दोस्तों आरजेडी के एक पोस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। जब बीजेपी ने 9वीं फेल तेजस्वी यादव घपले घोटाले से नेता बने तक कह दिया है। दरअसल बात यह है कि युवा राजद के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जब प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव के पूरे वंश को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। विजय कुमार सिन्हा की शिक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताया है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर युवा राजद ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का फोटो शेयर करते हुए पोस्ट किया। पोस्ट में विजय सिन्हा का पद, तकिया, कलाम और फिर काम बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। राजद का कहना है कि बकैती के भरोसे रहने वाली पार्टी में सचमुच ढंग के नेताओं का अकाल पड़ गया है। ये महाशय बिहार के उप मुख्यमंत्री है, पर तेजस्वी यादव के भरोसे हैं। जब तेजस्वी यादव इनको जानकारी देंगे तभी वे शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। भारत जलाओ पार्टी का नमूना नंबर 1 है ये। दोस्तों बिहार में शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसे 15 अगस्त 2025 से शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने 4 अन्य प्रमुख शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और फिर भागलपुर में भी मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना तैयार की है। या सूत्रों के अनुसार इन 4 शहरों में मेट्रो परियोजना के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है और फिर डिफॉल्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार की जा रही है। जब प्रस्ताव है कि इन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत 2029 तक की जाए। जब वित्तीय ढांचे के तहत केंद्र और फिर राज्य सरकार 20% लागत वहन करेंगे, जबकि बचे हुए 60% राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिर वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से ऋण के रूप में ली जाएगी। जब गया में मेट्रो का सबसे लंबा रूट प्रस्तावित है, जिसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर होगी और इसमें 28 स्टेशन होंगे। ये रूट 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। भागलपुर में 2 चरणों में मेट्रो प्रोजेक्ट को विकसित किया जाएगा। पहले चरण में सैदपुर से चंपानगर तक 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा, जबकि 12 स्टेशन होंगे। दूसरे चरण में भागलपुर स्टेशन से वास्तु विहार तक 6 किलोमीटर के रूट में 6 स्टेशन और फिर भागलपुर स्टेशन से चंपानगर तक के रूट में 4 अतिरिक्त स्टेशन होंगे। दोस्तों
दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिजनों को बिहार सरकार 50 लाख रुपए देगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि कल कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है और भी कई सारे फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 69 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद को 50 लाख की आर्थिक मदद का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य कर्मियों को नीतीश सरकार ने तोहफा दिया है। अब डीए 53 से बढ़ाकर के 55% मिलेगा। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान आधारित कश्मीर में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ की गई एक संयुक्त सैन्य कार्रवाई है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और फिर नौसेना ने मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्यूटी पर बिहार के 3 जवान शहीद हुए, जिसमें मोहम्मद इम्तियाज जो कि बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर छपरा जिले के निवासी थे। वहीं पर पाकिस्तान की गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में शहीद हो गए। वहीं पर राम बाबू यादव जो कि बीएसएफ के जवान सिवान जिले के निवासी थे, जब पाकिस्तान की गोलीबारी में ये भी शहीद हो गए। वहीं पर प्रशांत कुमार चौधरी जो कि भारतीय नौसेना के सदस्य थे और बिहार की गलोची गांव के निवासी थे। इन शहीदों के परिजनों को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। दोस्तों, बिहार के गया जिला का नाम अब गयाजी हो गया है। यह गयाजी अब तक आप और हम श्रद्धा से कहते थे, लेकिन अब बिहार के गया जिले का नाम कागज पर भी यही हो गया है। यह बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है। विभाग द्वारा शहर और फिर जिले का गया का नाम गयाजी करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री, राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और फिर पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की जयंती पर 5 जनवरी को राजकीय समारोह होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए 7वें वेतनमान आयोग के अनुसार वेतन या फिर पेंशन वाले 5 राज्य कर्मियों को डीए में 2% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का समापन हो गया है। 4 मई से शुरू हुए इस महा आयोजन में न सिर्फ बिहार के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा से सभी का ध्यान खींचा, बल्कि एक सक्षम और सराहनीय मेजबान के तौर पर भी बिहार ने एक मजबूत छवि बनाई है। जब बिहार ने इन खेलों का आयोजन करके इतिहास रच दिया, जब पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न हुए। जब पटना में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने अपना अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार ने इन खेलों में 15वां स्थान हासिल किया है। अक्सर बिहार के खिलाड़ियों की तुलना पड़ोसी राज्य झारखंड की प्रतिभाओं से की जाती है, लेकिन इस बार बिहार के खिलाड़ियों ने 620% की छलांग लगाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। इन खेलों में बिहार के खिलाड़ियों ने इस बार 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और फिर 18 ब्रांज मेडल अपने नाम किए हैं। इस तरह से कुल 36 पदकों के साथ 2023 के मुकाबले बिहार के पदकों की टैली में ये 620% की वृद्धि हुई है। साल 2023 में बिहार को सिर्फ 5 मेडल के साथ संतुष्ट करना पड़ा था, बल्कि बिहार की इस छलांग ने साबित कर दिया है कि अब बिहार सिर्फ कहने भर के लिए नहीं, बल्कि खेलों की नई प्रयोगशाला बनकर के उभर रहा है। जब बिहार के खिलाड़ियों की पदक तालिका के पीछे गांव की वो कहानियां छिपी है, जिन्होंने आंखों में बड़े बड़े सपने देखने का जज्बा जगाया है। जहां संसाधनों के अभाव के बावजूद बच्चों ने प्रैक्टिस किया, आज उन्हीं बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन किया है। खेलों में इनकी ऊर्जा, हौसले और फिर प्रदर्शन ने हर किसी को प्रभावित किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि बिहार सिर्फ प्रतिभा के मामले में नहीं है, बल्कि संगठन और फिर संचालन क्षमता में भी अग्रणी है। देश के 28 राज्यों और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हजारों खिलाड़ियों और फिर अधिकारियों की आवाभगत, भोजन सुरक्षा और फिर परिवहन की समुचित व्यवस्था करने का भी मादा रखता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को बड़ी श्रद्धांजलि दी है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि बिहार सरकार अब दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी के जन्मदिन को राजकीय समारोह के तौर पर मनाएगी। जब हर साल 5 जनवरी को सुशील कुमार मोदी की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन सरकार की तरफ से किया जाएगा। दरअसल बिहार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का निधन 13 मई 2024 को कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझते हुए हो गई थी। जब उनके निधन के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई थी। जब उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे और दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात की थी। बिहार के विकास में उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण में से नवाजा था। अब बिहार सरकार
सरकार ने सुशील कुमार मोदी को बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। जब सरकार के इस फैसले पर सुशील कुमार मोदी के समर्थकों और फिर परिवार के लोगों ने नीतीश सरकार का आभार जताया है। दोस्तों, बिहार सरकार के राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के नागरिकों को जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। जब विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह जमीन का विवाद होना है। अगर बिना जांच पड़ताल के किसी विवादित जमीन की खरीद की जाती है तो व्यक्ति न केवल आर्थिक नुकसान झेलेगा बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी उलझ सकता है। वहीं पर भूमि सुधार विभाग के अनुसार जमीन सिर्फ उसी व्यक्ति से खरीदारी करें जिसकी वैध जमाबंदी हो या जमीन की श्रेणियां जैसे कि गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, कैसरे हिंद, भूदान या फिर बंदोबस्ती स्पष्ट होना चाहिए। बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके लिए नीतीश सरकार ने नागरिकों को जमीन की जांच ऑनलाइन करने की सुविधा दी है। इस पोर्टलों की मदद से आप ये जांच सकते हैं कि जमीन किसी विवाद में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है या नहीं। विभाग ने जनता को सतर्क करते हुए कहा कि वे बिचौलियों या फिर दलालों के झांसे में ना आए। कई बार ये लोग धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीनों की बिक्री करवाने की कोशिश करते हैं जिससे खरीदारों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं पर कानूनन कुछ प्रकार की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है जैसे कि सैरात भूमि, बाजार और फिर हाट की जमीन, नदी, नहर, शमशान, कब्रिस्तान, मठ और फिर मंदिर की जमीन। ऐसी जमीनों पर रजिस्ट्री कराने की कोशिश करने पर आपका दाखिल खारिज आवेदन खुद ब खुद खारिज हो सकता है। यह विभाग ने लोगों से कहा है कि भूमि खरीदने से पहले खाता, खेसरा, रकबा और फिर चौहद्दी का मिलान जरूर करें। इसके अलावा सीमांकन और चार दीवारी बनवाना भविष्य के किसी भी सीमा विवाद से बचा सकता है। दोस्तों, स्कूल में अटेंडेंस के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। स्कूल में महिला टीचर से गुरुजी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो सब चौंक गए। दरअसल मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। आपको बता दूं कि ई शिक्षा कोर्स में ऑनलाइन उपस्थिति यानी कि हाजिरी में जिले के शिक्षक फर्जीवाड़े कर रहे हैं। कई शिक्षक तो खुद ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना करके महिला शिक्षक से बनवा रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग के समीक्षा में ये बात सामने आ रही है। इसमें सबसे अधिक शिक्षक सरैया प्रखंड के हैं। ऑनलाइन उपस्थिति में विसंगति के आरोपों में शिक्षक के साथ साथ प्रधान शिक्षक भी शामिल है। जिला शिक्षा विभाग के स्तर से फरवरी से लेकर के मई तक की ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा की गई है। इसमें कई शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के विसंगति पाई गई है। जहाँ शिक्षा विभाग के स्तर से बताया गया है कि कई शिक्षकों की तस्वीर प्रदर्शित नहीं हो रही है। साथ ही साथ कई शिक्षक तस्वीर पर आने वाले लोकेशन को किसी माध्यम से छिपा दे रहे हैं यानी कि उसे दिखने नहीं दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर स्कूल इन और स्कूल आउट के समय फोटो में भिन्नता पाई गई है अलग अलग। इसको लेकर के डीईओ ने जिले के करीब 8 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है और इन शिक्षकों पर अब कार्रवाई हो सकती है। बताया जाता है कि इस तरीके के फर्जीवाड़े बहुत पहले से अब बहुत से और भी स्कूलों में चल रहे हैं। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बिहार को मिली सबसे बड़ी सौगातों में से रक्सौल हल्दिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई 650 से 719 किलोमीटर के बीच होगी। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर करीब 54,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे को 2028 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जहाँ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी है और जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेस वे बिहार के 8 जिलों से होकर के गुजरेगा और देश के 2 और महत्वपूर्ण राज्यों झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेस वे बिहार के पूर्वी चंपारण से शुरू होकर के शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और फिर जमुई होते हुए झारखंड के देवघर, दुमका और फिर जामताड़ा जिले से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट तक पहुंचेगा। जहाँ कुल मिलाकर के ये मार्ग बिहार में लगभग 70 किलोमीटर तक फैला होगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने महिलाओं की सबसे बड़ी जो मुसीबत थी वह दूर कर दी है। जी हाँ, बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऐसी सुविधा शुरू कर दी है जो उनकी राह को यानी कि रास्ते को और भी ज्यादा आसान और सुलभ बना देगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी चांदी दिखा करके महिलाओं के लिए बिहार में पिंक बस की सुविधा शुरू की है। बिहार में आज से सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से 20 बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। वहीं पर बिहार के कुल 6 शहरों के लिए आज से ये सेवा शुरू कर दी गई है। इस सेवा
सेवा के मुताबिक पटना के लिए 8, मुजफ्फरपुर के लिए 4, दरभंगा के लिए 2, पूर्णिया के लिए 2, भागलपुर के लिए 2 और फिर गया के लिए 2 बसें शुरू की गई है। वहीं पर खबर है कि महिला ड्राइवर न होने की वजह से फिलहाल पुरुष ड्राइवर ही इस बसों को चलाएंगे। अक्सर महिलाओं को बसों में कई तरीके के अत्याचारों को सहना पड़ता था। पुरुषों द्वारा उन्हें बस में भी तंग किया जाता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने समस्या का हल निकाल लिया है और फिर महिलाओं के लिए पिंक बसों को सेवा में ला दिया है। खास बात यह है कि इन सभी बसों में फिलहाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला कंडक्टर ही मौजूद रहेंगी। ये बस सेवा सभी शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी। इसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकेगी। जहाँ पिंक बस में CCTV से लेकर के GPS और फिर अलार्म तक सब कुछ लगा हुआ है। जहाँ पिंक बस सेवा का उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और फिर सुलभ बस सेवा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में से इन बसों को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के पश्चिमी चंपारण, जमुई और फिर गोपालगंज जिले में आज शाम को बारिश होने और फिर ठंडका गिरने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान जिले के कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वहीं पर मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में हीट वेव के चलते भी संभावना जताई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 12 जिलों में 40 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। जब पटना में पारा 4.2 डिग्री बढ़ गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में 43.2 डिग्री तापमान रहा। वहीं पर गया भी पीछे नहीं है। यहाँ का तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रहा। जब सबसे कम अधिकतम तापमान किशनगंज में 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पर मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में हीट वेव के चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक होने की संभावना है। वहीं पर पछुआ हवा के बढ़ते प्रभाव के चलते बिहार के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है, चेतावनी दी गई है। सबसे अधिक संभावित जिले उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम बिहार के रहेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल के नगर निकाय क्षेत्र लू और फिर भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने राज्य में होने वाले महानगर पालिका चुनाव पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली जा रही तिरंगा रैली पर भी अपनी राय रखी है। साथ ही कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान की आलोचना की है। जब वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद महाराष्ट्र में तिरंगा रैली निकाली गई। इस पर इम्तियाज जलील ने कहा कि ये रैली तो इस तरह से कर रहे हैं जैसे फौज के साथ लड़ाई करने कंधे से कंधा मिला करके लड़ने गए थे। ना तो BJP ना ही RSS के एक भी लोग बॉर्डर पर लड़ने गए थे। देश की सुरक्षा अगर किसी ने किया, देश का सिर ऊंचा अगर किसी ने किया तो वह हमारी भारतीय सशस्त्र बलों ने किया, जहां हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। बाकी सब घटिया राजनीति और फिर घटिया सोच का नतीजा है। यह करने वाले कोई और थे और अपनी पीठ थपथपाने के लिए अब इस तरह से आयोजित किया जा रहा है जैसे मानो कि यही हरा करके आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार हुआ है कि हमारी पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लोगों ने सही तरीके से समझा है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जो आज से 12 साल पहले पाकिस्तान गए थे तो उस धरती पर उन्होंने कहा था कि आपको हमारे देश भारत में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भारत हमारा देश है और फिर हमारे देश के भीतर के मामले हम खुद सुलझाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद शुरुआत से ही असदुद्दीन ओवैसी ने ये साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार इस पर जो भी फैसला लेती है हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जब 12 साल पहले सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की बातें अब लोगों को समझ आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और फिर सांसद संजय झा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए संजय झा ने लिखा है कि PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ असभ्य और फिर दंगपूर्ण भाषा का प्रयोग करना राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि वह सबसे ज़्यादा घमंडी नेता है। जहाँ संजय झा ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में बिहार की जनता राहुल गांधी का घमंड चूर कर देगी। दरअसल बात यह है कि सांसद संजय झा ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हमने नरेंद्र मोदी से कहा कि तुम्हें जातिगत जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे यानी कि मोदी से कहा कि तुम्हें संविधान को यहाँ माथे पर लगाना पड़ेगा। जब इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए संजय झा ने लिखा है कि मधुर
मधुर बोल के लिए विख्यात मिथिला में कल अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति असभ्य एवं दंभपूर्ण भाषा का प्रयोग करना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि घमंडिया गठबंधन के सबसे घमंडी नेता वही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादित बयान दिया था। उन्होंने कर्नल सोफिया को दहशतगर्दियों की बहन बताया था। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस मामले पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो मन में था वह सामने आ गया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी वे पहले से ही करती आ रही है। जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी पर तंज कसा, उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी के प्रवक्ता ही मुसलमान होते हो, चुन चुन करके मुसलमान प्रवक्ता रख रही हो, वह मुसलमानों के प्रति ऐसी धारणा रखती है। इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ और है, दिखाती कुछ और है। प्रकट हो गया, मुकदमा हुआ है, ये ठीक है, लेकिन सजा कहाँ होती है? जब हमारी सेना ने किसी को पद और फिर दायित्व दिया है तो फिर कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। आप उसके विरुद्ध ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। इस पार्टी का ये नियम हो गया है, प्रशंसा भी करेगी और निंदा भी, ये इनकी राजनीति है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति एक ऐसे रंगमंच की तरह है जहां किरदार वही रहते हैं मगर उनके संवाद और समीकरण हर चुनाव में नए हो जाते हैं। ये राज्य जातीय समीकरणों, जन आंदोलनों और फिर गठबंधनों की राजनीति का घर रहा है। यहाँ सत्ता तक पहुँचने के रास्ते जातियों की गलियों से होकर के गुजरते हैं और नेताओं के भाषणों में विकास से ज़्यादा वादों की गूंज होती है। लेकिन इस बार कुछ बदला सा है। जनता की आंखों में उम्मीदें हैं, जुबान पर सवाल है और दिलों में संदेह भी है। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि एक जनमत की परीक्षा है। क्या बिहार पुराने ढर्रों पर चलेगा या फिर नई दिशा चुनेगी? इस बदलते परिदृश्य के केंद्र में है एक सवाल, क्या वाकई आरजेडी इस बार भाजपा पर भारी पड़ रही है? आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को कभी यादव मुस्लिम समीकरण की पार्टी कहा जाता था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस छवि को बदलने की ठानी है। अब पार्टी सिर्फ जातीय गोलबंदी नहीं बल्कि युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और फिर किसानों की आकांक्षाओं को भी छोड़ दे रही है। जो तेजस्वी की 10 लाख रोजगार योजना से लेकर के सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की मांग तक हर बयान अब सिर्फ जुमलों की राजनीति नहीं बल्कि जमीनी सच्चाइयों से जुड़ा नजर आता है। यही कारण है कि गांव देहात में भी अब तेजस्वी यादव का नाम केवल लालू के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक संभावित मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और चुनावी मशीनरी है, लेकिन बिहार में ये मैजिक अब उतना असरदार नहीं दिख रहा है। 2015 में महागठबंधन की जीत, 2020 में जेडीयू की गिरती लोकप्रियता और अब नीतीश कुमार की बार बार पाला बदलने की आदत ने भाजपा की स्थिरता और फिर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा भाजपा की रणनीति में स्थानीय नेतृत्व की भारी कमी है। जब राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भले ही बरकरार हो, लेकिन कोई स्थानीय चेहरा जो कि जनता के दर्द को शेयर कर सके, साझा कर सके, वह दिखाई नहीं देता है। वहीं पर बिहार के गांव में इस बार की चर्चा कुछ अलग है। जहां पहले जाति ही मुख्य आधार होती थी, अब बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। जब बेरोजगारी युवाओं में तेजस्वी यादव की अपील बड़ी है। एक तरफ वो भाजपा की अग्निपथ योजना से नाराज हैं तो दूसरी ओर उन्हें तेजस्वी की रोजगार केंद्रित राजनीति में एक आशा की किरण दिखती है। महिलाएं जो अब तक चुपचाप वोट डालती थी, शिक्षा, सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे पर अब खुल करके चर्चा कर रही है। आरजेडी इन वोटरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं पर कांग्रेस, वामदल और छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के आरजेडी एक बार फिर से महागठबंधन को मजबूती से गढ़ने की कोशिश कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से गठबंधन ने कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया, उसने विपक्षी दलों को नई ऊर्जा दी है। आरजेडी अब सिर्फ यादव मुस्लिम पार्टी नहीं रहना चाहती है, वह दलित, अति पिछड़ा और महिला मतदाताओं को साथ जोड़ने में लगी है। अगर ये वर्ग साथ आए तो भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। वहीं पर भाजपा के भीतर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई पुराने नेता दरकिनार किए जा चुके हैं और जमीनी कार्यकर्ता निराश है। जेडीयू और फिर भाजपा के गठबंधन के बावजूद भी तालमेल की कमी साफ दिखती है। इसके अलावा कई इलाके में आरएसएस और भाजपा के बीच की दूरी भी साफ झलक रही है। अगर संगठन का साथ कमजोर पड़ता है तो फिर भाजपा की चुनावी रणनीति को गहरा झटका लग सकता है।
दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक कोथूर मंजुनाथ ने इस सैन्य कार्रवाई पर संदेह जताते हुए कहा कि यह सिर्फ दिखावा था, जहां इससे न तो कोई न्याय मिला और न ही पहलगाम हमले के पीड़ितों को सच्ची संतावना। मंजुनाथ ने तल्ख अंदाज में कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और फिर वापस बुला लिए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 से 28 लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या उन महिलाओं का दुख इस तरह से कम होगा? क्या यही तरीका है उनका सम्मान करने का? वहीं पर भारत सरकार ने 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दावा किया था कि पाकिस्तान में 9 बड़े दहशतगर्द लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए और फिर करीब 100 दहशतगर्दियों को मार गिराया गया। लेकिन विपक्ष और अब कांग्रेस विधायक मंजुनाथ इस दावे को संदेह की नज़र में से देख रही है। मंजुनाथ ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन घाट में हुए हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दियों के मारे जाने की पुष्टि पर भी संदेह जताया है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि क्या पक्के तौर पर पता है कि 100 दहशतगर्द मारे गए? उनकी पहचान क्या है? क्या ये वही दहशतगर्द थे जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया था? उन्होंने कहा है कि क्या ये पुष्टि हुई कि 100 दहशतगर्द मारे गए? ये दहशतगर्द कौन थे जो हमारी सीमा पर घुसे? उनकी पहचान क्या है? सीमा पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? वे कैसे भाग निकले? सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी सौगात सामने आ रही है। गंडक नदी पर पिपरासी से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के जटाह होते हुए बिलवनिया नेशनल हाईवे तक करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क और फिर लगभग 10 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये पुल बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि BSRDC अधिकारियों ने फाइनल सर्वे पूरा कर लिया है। स्थल निरीक्षण और फिर मार्किंग भी संपन्न हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। ये परियोजना नेशनल हाईवे 727 को जोड़ेगी, जिससे बिहार और यूपी के बीच आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। जहां एक और आम लोगों में पुल निर्माण को लेकर के उत्साह का माहौल है, वहीं पिपरासी और फिर मधुबनी प्रखंड के किसानों की चिंता भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि पुल निर्माण के बाद दियारा क्षेत्र तक पहुंचने का रास्ता कठिन हो सकता है, जिससे खेती प्रभावित होगी। जब पुल निर्माण से एक और जहां पर विकास की नई रेखा खींचेगी और यूपी बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, वहीं पर स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अगर किसानों के सुझाव को अमल में लाए तो फिर ये परियोजना सभी के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले के अंबेडकर छात्रावास में बिना अनुमति के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में बिहार पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित 100 से भी अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में अब सरकार डर गई है, इसलिए राहुल गांधी को युवाओं से संवाद यानी कि बातचीत करने पर भी रोका जा रहा है। वहीं पर जेडीयू और भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने कहा है कि आजादी के महानायकों ने जैसे देश की आजादी के लिए लड़ करके आजादी ली थी, उसी तरह कांग्रेसी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और फिर न्याय के लिए संघर्ष के लिए तैयार है। जब बिहार सरकार इसे बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगी तो फिर कांग्रेस और फिर राहुल गांधी इसे डरने वाले नहीं है। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस में एक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस फर्जीवाड़े के तहत शिक्षक स्कूल में नहीं होने के बावजूद भी ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। इस मामले में कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं। कोई शिक्षक गंजी में स्कूल जाता हुआ दिख रहा है तो कोई लगातार 10 से 15 दिन तक एक ही कपड़े में हाजिरी लगा रहे हैं। जब शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए छेड़छाड़ की और फिर घर से या फिर कहीं अन्य स्थानों से ही अपनी उपस्थिति बनवाई। वहीं पर विशेष रूप से मुजफ्फरपुर जिले के कई प्रखंडों में ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं। गाय घाट के गोड़ीयारी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कई शिक्षक इस फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए हैं। जब यहाँ पर दूसरे शिक्षक कई बार वीडियो बना करके उन शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। इन वीडियो में स्कूल की इमारतें भी दिखाई दे रही थी ताकि ये साबित किया जा सके कि शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं। अजीब बात ये थी कि कुछ शिक्षकों की लगातार 10 से 15 दिनों तक एक ही कपड़े में उपस्थिति बनी रही, जो कि पूरी तरीके से शक को जन्म देती है।
दोस्तों, बिहार में पहले और दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के बाद नियुक्त करीब 11,500 शिक्षकों का तबादला आगामी 20 मई तक होगा। यह शिक्षा विभाग के मुताबिक इन शिक्षकों के बीच स्कूलों का आवंटन भी जल्द कर दिया जाएगा। वहीं पर आगामी 21 मई तक हेड मास्टरों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। दूरी के आधार पर ये तबादले किए जाएंगे और फिर जल्द ही इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के अनुसार हस्तांतरण की सूची 20 मई से पहले जारी कर दी जाएगी। जहां विभाग द्वारा लगातार 11,500 महिला शिक्षकों के हस्तांतरण की तैयारी की जा रही है। जिन्हें हस्तांतरण किया जाएगा उन्हें पहले उनके मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा। इसके बाद वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर देख सकेंगे कि उन्हें किस जिले में हस्तांतरण किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के चलते पहले उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई थी, जो अब हटा ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस फैसले को सुरक्षा कारणों से लागू किया गया था, लेकिन अब हालात सामान्य होने पर सरकार ने पुराने आदेश वापस ले लिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में नया निर्देश जारी कर दिया गया है। यह पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए बिहार सरकार ने एहतियातन एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी सरकारी और पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी थी। मकसद था बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उस दौरान पटना, पूर्णिया समेत 6 जिलों में मॉक ड्रिल भी कराई गई थी और सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। अब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने छुट्टियों पर लगी रोक हटा दिया है। जब सरकार को लगा है कि अब हालात नियंत्रण में है और फिर सख्त पाबंदियों की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसी के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके चलते अब सभी सरकारी कर्मचारी और फिर पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे।